गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीता और आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रू किडनैपिंग स्टोरी के बारे में जिसका नाम है बिलीव मी। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और ये कहानी है एक बहुत ही ब्रेव लेडी लीजा मैकवे की। इस फिल्म का डायरेक्टर है जिम डोनोवन और IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। लेकिन ये फिल्म बाकी किडनैपिंग स्टोरीज से बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी फिल्म्स में विक्टिम्स की सफरिंग और एस्केप ही दिखाया जाता है मेनली, लेकिन इस फिल्म में सफरिंग के साथ साथ उसने कैसे फाइट बैक की इसके ऊपर भी इक्वली जोर दिया गया है। उसकी जिंदगी हमेशा से बाकी लड़कियों के जीवन से हर पॉइंट पे अलग थी। बाकी लड़कियों को ऐसे डिजास्टर के बाद अपने परिवार का फुल सपोर्ट मिला था, उन्हें सिर्फ बाहर की दुनिया के साथ लड़ना था, लेकिन लीजा को घर और बाहर दोनों का ही सामना करना पड़ा था। सपोर्ट तो दूर की बात है, उसके अपने परिवार ने उसके बातों पर बिलीव तक नहीं की। एंड दिस इज व्हाई दिस फिल्म इज यूनिक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इस ब्रेव लेडी लीजा मैकवे के बारे में। लीजा मैकवे एक 17 साल की टीनेजर जो फ्लोरिडा में रहती है अपने नानी के पास और एक कैफे में फुल टाइम जॉब करती है। कैफे में वो बहुत पॉपुलर है, ऑलवेज स्माइलिंग, सभी को बहुत अच्छे से ग्रीट करती है, तो उसका बॉस भी उसे लेकर काफी खुश है। लेकिन जैसे ही वो कैफे से निकलती है उसके चेहरे पर एक उदासी छा जाती है। नेचुरली पूरा दिन काम करने के बाद घर लौटना हेवनली फील होता है, मगर लीजा के लिए घर का मतलब कुछ अलग है। ये घर कोई हेवन नहीं है, एक प्रिजन है, हेल है। ये एक ऐसा जेल है जहाँ से निकल पाना शायद इस जीवन में उसके लिए इम्पॉसिबल है। इस घर में हम लीजा और उसकी नानी के साथ साथ और एक आदमी को भी देख पाते हैं, मॉरिस। वो है उसके नानी का बॉयफ्रेंड। वो इसी घर में रहता है और शायद फाइनेंशियली इस फैमिली को सपोर्ट भी करता है और उसके बदले में उसे हर रात लीजा के रूम में एंट्री मिलता है। इन इजी वर्ड्स, लीजा की नानी उसे यूज करती है। उसकी माँ ने उसे इस घर में भेजा था जिससे वो अपने नानी को हेल्प कर सके। वो जॉब कर रही है, अपनी पूरी सैलरी वो अपनी नानी को ही देती है, मगर फिर भी एक बेटर लाइफ के लिए उसे ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। इनिशियली उसे लगा था उसकी माँ इस सब से अनजान है, मगर उनसे मिलके सारी चीजों को क्लियर आउट करने के बाद एक चीज उसके लिए भी डे लाइट की तरह क्लियर हो जाती है। यहाँ पर कहीं कोई मिसकंसेप्शन नहीं है, सभी को सब कुछ पता है। उसकी माँ पहले से ही जानती थी ये सब होगा। इनफैक्ट वो इसीलिए लीजा को इस घर में भेजा था। लीजा के पास ये सब सहन करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि शायद वो बचपन से ही ये सब देखती आ रही है। उसका जीवन तो नरक बन ही चुका था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। एक रात लीजा जब घर लौट रही थी, वो नोटिस करती है एक ब्लैक कार उसे फॉलो कर रही है जो आगे जाकर रुक जाती है। नाइट शिफ्ट थे उसकी, रात के 2 बज रहे थे, तो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। लीजा को थोड़ा सा डर तो लग रहा था, तो वो उस गाड़ी से दूर भागने की कोशिश करती है, मगर तभी अचानक दूसरी तरफ से एक आदमी आकर उसे गन पॉइंट में लेकर उस गाड़ी में उठा लेता है। गाड़ी में उसका रेप करने के बाद वो आदमी उसका हाथ बांधकर, आंखों पे पट्टी बांधकर अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। लीजा बहुत डर चुकी थी, जो ऐसे हालत में बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो ऐसे हालत में भी अपने आप को संभालना जानती थी। ये आदमी लीजा को घर लाने के बाद सबसे पहले उसे नहलाता है, उसके बाद उसे कुछ खाने के लिए भी देता है। ये आदमी भी उसे रेप कर रहा था बार बार, लेकिन मतलब उसका मेन इंटेंशन ही वही था, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ अलग है। लीजा उससे बात करने लगती है। ये आदमी लीजा से बहुत पोलाइटली बात कर रहा था। वो लीजा से उसका नाम, उसका एज, वो क्या करती है, ये सब पूछता है, तो लीजा इंटेंशनली सब कुछ गलत बताती है। वो अपना नाम बताती है कैरल और एज 20। असल में उस आदमी के साथ बात करके लीजा समझ चुकी थी ये आदमी मेंटली वर्नरेबल है और वो इस आदमी को इमोशनली मैनिपुलेट कर सकती है। यहाँ पर उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तो उसके साथ घर में भी होता है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिंदा रहना। उसे हर हालत में यहाँ से सेफली बाहर निकलना है। लीजा इस आदमी से कहती है उसके अलावा उसके बीमार पिता का और कोई भी नहीं है, तो अगर उसने उसे जाने दिया तो वो अपने मर्जी से उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। इससे वो अपने पिता का ख्याल भी रख पाएगी। ऑफ कोर्स इस प्रपोजल को तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, मगर इससे लीजा उससे एक बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहती थी जो वो सक्सेसफुली कर पाई। उसके आंखों पे पट्टी थी, तो वो कुछ भी ठीक तरीके से देख नहीं पा रही थी, मगर फिर भी जितना हो सके डिटेल्स वो याद रखने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर आते समय उसने उसके गाड़ी में रेड कारपेट्स देखा था। डैशबोर्ड पे मैग्नम वर्ड लिखा हुआ था। उसे पता है वो गाड़ी किस दिशा में जा रही थी। उसने ये भी नोटिस की थी वो लोग एक के बाद एक 3 सिग्नल क्रॉस करके एक इंटरस्टेट क्रॉस किए थे। इस घर में आने के बाद उसने 22 स्टेप्स पार करके फ्लैट में एंटर की थी, तो नेचुरली ये घर ग्राउंड फ्लोर में तो नहीं हो सकता।
और यहाँ के स्टेयरकेस पे ग्रीन कारपेट भी था। उसे ये भी पता है इस आदमी के पास एक गन है, तो वो जितना हो सके शांति से काम ले रही थी। वो इस आदमी को बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं करती, वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई, क्योंकि उसे पता है ऐसा करने से उसकी जान भी जा सकती है। वो रात बीत गई और नेक्स्ट डे था संडे। उधर उसके घर में उसकी नानी पुलिस को इन्फॉर्म करती है। टीवी पर भी ये न्यूज़ टेलीकास्ट हो रहा था जो वो आदमी भी देख रहा था, बट फॉर्चुनेटली कोई भी फोटो दिखाया नहीं जाता। फॉर्चुनेटली बिकॉज इस आदमी को पता नहीं चला लीजा एक माइनर है, क्योंकि उसने पहले ही उससे एज पूछते समय ये कहा था वो किसी बच्चे को मॉलेस्ट नहीं करना चाहता, और अगर उसे पता चल जाता लीजा एक माइनर है, उसने झूठ कहा था, तो वो आदमी जरूर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता, जिसका मतलब है वो आदमी उसी वक्त वहां पर ही उसका खून कर देता और उसकी लाश को ले जाकर कहीं पर फेंक देता, जो लीजा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। उसकी नानी, उसकी माँ, सभी से वो लोग इंटरोगेट करते हैं और उसकी अपनी माँ और नानी क्लियरली ये कहते हैं इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, शायद लीजा किसी लड़के के साथ भाग गई है, क्योंकि वो हमेशा से एक अनग्रेटफुल और सेल्फिश लड़की रही है। लेकिन जब ऑफिसर लोपेज उसकी बहन और कैफे ओनर से बात करते हैं तो उन्हें एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात पता चलती है। उन्हें ये पता चलता है लीजा भाग नहीं सकती, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग लड़की है, जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। पुलिस तो अपना काम कर रही थी, मगर उधर लीजा भी अपने आप को सेफ रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो बाथरूम जाने के बहाने, पानी पीने के बहाने घर में चारों ओर घूम रही थी। भले ही वो ब्लाइंड फोल्डेड थी और वो आदमी मैक्सिमम टाइम उसके साथ ही था, मगर फिर भी वो बहुत अटेंटिवली सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी, फील कर रही थी और अपने दिमाग में स्टोर कर रही थी। बातों बातों में वो उस आदमी के फेस को टच भी करती है, जिससे वो आदमी कैसा दिखता है इसके बारे में उसे हल्का सा आइडिया मिल जाता है। एक पॉइंट पे ये आदमी उसका हाथ भी खोल देता है, मगर लीजा को पता था ये आदमी परवर्ट नहीं लेकिन साइको जरूर है। अगर उसने एक भी गलत कदम उठाई तो ये आदमी उसे शूट कर सकता है। इससे अच्छा यही है वो कुछ ऐसा प्लान करे जिससे वो यहाँ से निकल भी पाए और इस आदमी को सजा भी मिले। वो बाथरूम में हर जगह फिंगरप्रिंट्स छोड़ देती है। उसे बाथरूम में एक स्निकर भी दिखती है जिसका कलर और लोगो वो याद रख लेती है। इसके अलावा वो बेड के नीचे एक हेयर पिन भी छोड़ देती है। उसे इस घर में एक टेलीफोन भी दिखाई देता है, तो रात में जब वो आदमी सो रहा था वो छुपके से इस फोन से कॉल करने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी उसे रोक लेता है। नेचुरली वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका था, लेकिन इस आदमी के साथ कुछ तो अजीब था। लीजा बहुत इजीली उसे शांत कर पा रही थी। वो जब उससे कहती है वो सिर्फ अपने बीमार पिता से एक बार बात करना चाहती थी, वो उन्हें ये कहना चाहती थी वो ठीक है, वो खुश है, वो आदमी बिलीव करने लगता है, वो आदमी उससे सिंपैथाइज करने लगता है। इनफैक्ट लीजा जब उसके बारे में झूठ मूठ की तारीफ कर रही थी, वो ये कह रही थी ये आदमी बहुत अच्छा है, काइंड हार्टेड, स्वीट, केयरिंग ये है, सब कुछ वो बहुत शांत होकर सुन रहा था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। लीजा धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत रही थी, उसे यकीन दिला रही थी वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, उसे सिर्फ अपने पिता से एक बार मिलना है। वो आदमी शायद लीजा पर भरोसा करने लगा था और वो उसे और ज्यादा स्पेस देने लगा था, और इसी का फायदा लेकर लीजा उसके ही खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एविडेंस गैदर कर रही थी। ऐसे हालत में उसे सिर्फ अपने बहन की याद आ रही थी। उसे याद है उसने कहा था जो भी हो जाए कभी भी गिव अप नहीं करना। इस लेसन को ही लीजा अपने जीवन का मेन मोटिव बना लिया था, और इसी एनकरेजमेंट के वजह से ही आज लीजा ऐसी सिचुएशन को भी पेशेंटली फाइट कर पा रही थी। 24 घंटे बीत चुके थे और शायद लीजा का प्लान काम भी करने लगा था। लीजा के बिहेवियर से वो पागल इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ था कि वो सच में लीजा को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। इसी बीच हमें शहर में और एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जिसने लास्ट 6 मंथ्स में कई सारे लड़कियों का रेप और खून किया है। पुलिस इस केस को लेकर बहुत बिजी है। शायद इसे सुनकर लीजा के किडनैपर को लगता है यही सही वक्त है लीजा को छोड़ने का। पुलिस ऐसी छोटी मोटी केस में ध्यान नहीं देगी, और वैसे भी लीजा को उसके बारे में पता ही क्या है। लीजा को ले जाकर वो एक पार्क में छोड़ देता है और वो उससे ये भी कहता है अगर पुलिस उससे किडनैपर के बारे में पूछेगी तो उसे कहना है उसका किडनैपर ब्लैक शॉर्डर मस्क्यूलर था। वो गाड़ी लेकर निकल जाता है और एट लास्ट 26 घंटे के बाद लीजा किसी तरह से घर वापस आ पहुंचती है। मगर उसकी किस्मत तो देखो, जब वो अपने नानी से कहती है उसका किडनैप हुआ था, शी वाज ब्रूटली रेप्ड, उसकी नानी उसके बातों पर बिलीव तक नहीं करती, और उसका बॉयफ्रेंड मॉरिस तो लीजा को विप करने का भी अटेम्प्ट लेता है, क्योंकि उन दोनों को ही लग रहा था लीजा झूठ कह रही है, वो शायद किसी लड़के के साथ बिजी थी। एनीवेज इस केस को रिपोर्ट की गई थी, तो उसकी नानी इंस्पेक्टर लोपेज को कॉल करके लीजा के वापस आने के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करती है। उन्हें लगा था शायद पुलिस भी उसकी इस झूठ मूठ की कहानी पर बिलीव नहीं करेगी, लेकिन इंस्पेक्टर लोपेज लीजा से बात करना चाहते थे।
तो नेक्स्ट डे ही उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वो सब कुछ डिटेल्स में उन्हें इन्फॉर्म करती है, उन्हें हर एक डिटेल्स देती है। मगर इंस्पेक्टर लोपेज भी उसके बातों पर बिलीव नहीं कर रहे थे। एक के बाद एक डिटेक्टिव उसे इंटरोगेट कर रहे थे और वो बार बार उन्हें एक ही बात बोल रही थी, मगर सभी को ये कहानी बिल्कुल फेक लग रही थी। अगर उसका रेप हुआ है तो उसके शरीर पे कोई घाव क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं चिल्लाई? अगर उसका हाथ फ्री था तो वो भागने की कोशिश क्यों नहीं की? लीजा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी। वो किसी भी हालत में उस पागल को नाराज नहीं करना चाहती थी, उसे वहां से सेफली निकलना था, इसीलिए वो कोऑपरेट कर रही थी। मगर उन्हें तो लग रहा था लीजा सिर्फ अटेंशन पाने की कोशिश कर रही है। दो लेडी ऑफिसर्स को तो यह तक लगता है शायद लीजा इन स्टोरीज को टीवी से कॉपी कर रही है, शायद वो कुछ ज्यादा ही टीवी देखती है। मतलब उनकी प्रॉब्लम यही है, लीजा कैसे इतने सारे डिटेल्स याद रख पाई? वो जरूर झूठ कह रही है और उनके पास अभी ऐसे झूठ मूठ के कहानी के लिए कोई भी वक्त नहीं है। वो लोग वैसे ही इस किलर को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में है। अब ये जो सीरियल किलर है, हमें जैसे पता है उसने लास्ट 6 मंथ्स में ऑलरेडी 10 लड़की का रेप और खून कर चुका है। वो लड़कियों को स्टॉक करता है कुछ दिनों तक और उसके बाद उसी समय उन्हें उठाता है जब आसपास कोई भी विटनेस नहीं होता। उसके हर एक विक्टिम्स के बारे में बस एक ही चीज कॉमन है, हर एक लड़कियों को रस्सी से बांधा गया था। ये किलर बहुत ही ब्रूटल है। इनमें से कुछ लड़कियों का मौत स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई थी, किसी के माथे पर गहरा घाव था और किसी को शूट किया गया था। किसी भी केस में ना एक भी विटनेस मिला, ना कोई भी क्लू था। हर डेड बॉडीज अलग अलग जगह से मिल रही थी, कोई भी पैटर्न नहीं था जिसे पुलिस फॉलो कर सके। सो ट्रूली पुलिस के लिए ये केस सॉल्व करना एक चैलेंज बन चुका था। तो ऐसे समय में लीजा जैसे एक छोटी सी बच्ची के बातों पर कौन टाइम वेस्ट करेगा? फाइनली लीजा से मिलने आते हैं डिटेक्टिव लैरी। लीजा उन्हें सारे डिटेल्स देती है, ब्लैक कार, रेड कारपेट, रेड बकेट सीट्स, मैग्नम वार्ड, 22 स्टेप्स, ग्रीन कारपेट, सेकंड फ्लोर। वो आदमी एक वाइट था, लेफ्ट हैंडेड, उसका फेस का भी वो डिस्क्रिप्शन देती है। इवन लीजा ये तक कहती है उसके घर में एक वाटर बेड है। और इतने सारे डिटेल्स से लैरी को पता चल जाता है लीजा झूठ नहीं कह रही है। फाइनली इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। लेकिन जब हिप्नोसिस की बारी आती है तो परमिशन के लिए उसके घर में कॉल किया जाता है। फोन रिसीव करता है मॉरिस एज अ फादर, जो हिप्नोसिस से साफ साफ इनकार कर देता है। उससे बात करके लैरी को डाउट होता है, कोई पिता अपने बेटी को लेकर इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। वो लीजा से बात करते हैं और तब जाके उन्हें पता चलता है लीजा के साथ इतने सालों से उसके घर में क्या क्या हो रहा था। मॉरिस को अरेस्ट कर लिया जाता है और लीजा को सेफ हाउस फॉर माइनर्स में ट्रांसफर किया जाता है। इस केस को लैरी बहुत सीरियसली स्टडी कर रहे थे। लीजा के अकॉर्डिंग एक स्केच भी बनाया जाता है। लीजा लैरी को उसके फिंगरप्रिंट्स के बारे में, हेयर पिन के बारे में इन्फॉर्म करती है और वो ये भी कहती है उसने लौटते समय गाड़ी में अपनी उंगली काट के ब्लड स्टेन भी लगाई थी। लीजा को ये भी याद है लौटते वक्त वो आदमी गैस स्टेशन पर रुका था और उसके बर्ताव से ये क्लियर है वो लड़कियों से नफरत करता है। लीजा ऑलरेडी इनफ डिटेल्स दे चुकी थी, लेकिन लैरी को और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए था, तो वो लीजा को फोर्स करते हैं और इसी वक्त लीजा को अचानक से याद आ जाता है उसने शायद इसी गाड़ी को पहले भी देखी थी, मतलब इस व्यक्ति ने उसे पहले भी फॉलो किया था। लैरी बहुत अटेंटिवली उसकी बातों को सुन रहा था और बार बार उसे बस यही लग रहा था लीजा का किडनैपर कहीं वो सीरियल किलर ही तो नहीं। कई सारे पॉइंट्स मैच कर रहे थे, तो वो लीजा के कपड़ों को फॉरेंसिक के लिए भेजते हैं और उसके कपड़ों से वही रेड थ्रेड्स मिलता है जो बाकी सारे विक्टिम्स के शरीर से मिला था। लैरी श्योर हो जाते हैं ये किडनैपर और वो सीरियल किलर सेम व्यक्ति है। लीजा को लेकर लैरी उसी स्पॉट में वापस जाते हैं जहां से उसे किडनैप किया गया था और लीजा उस दिन को याद करके रिवर्स साइकोलॉजी की मदद से उन्हें लीड कर रही थी। तो अल्टीमेटली वो लोग उस जगह पर जाकर पहुंचते हैं जहां पर उस व्यक्ति ने लीजा को उस रात छोड़ा था। लीजा श्योर है उस व्यक्ति का घर यहीं आसपास ही है, क्योंकि उसे याद है उस दिन उसके घर से यहाँ तक आने के लिए ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगा था। उस दिन को याद करके इतने सारे डिटेल्स दे पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन लीजा ने कर दिखाई। पुलिस को उस गैस स्टेशन के कैमरा से एक आदमी का फोटो मिल जाता है जो काफी हद तक लीजा ने जो स्केच बनाई थी उससे मैच कर रहा था और टाइम भी परफेक्ट था, 3:35। इस आदमी को ट्रैक किया जाता है और उन्हें वो गाड़ी भी मिल जाती है। लीजा को फोटो दिखाने पर वो एश्योर करती है ये वही आदमी है, तो उसके घर को भी सर्च किया जाता है और उन्हें उसके घर से लीजा की फिंगरप्रिंट्स, हेयर पिन्स और उसके गाड़ी से लीजा का खून भी मिलता है। पता चलता है वो आदमी लेफ्टी है जैसा कि लीजा ने बताई थी, तो उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है इंस्पेक्टर लैरी का गेस बिल्कुल सही था, ये वही इनफेमस सीरियल किलर है बॉबी, जिसने 10 लड़कियों का खून और 50 से भी ज्यादा लड़कियों का रेप किया है।
लीजा को तो जस्टिस मिल ही चुका था, साथ ही साथ और कई सारे लड़कियों को भी उसकी इस ब्रेव अटेम्प्ट से मदद मिली थी। लीजा फिर से उस नरक में वापस नहीं गई। उसके अंकल और आंट ने उसे पनाह दी थी। वहाँ पर उसने उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कुछ लम्हे एंजॉय की। कुछ साल तक वो वहीं पर थी और उसके बाद फाइनली उसे वो अपना परिवार मिला जिसके लिए वो तरसती थी। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहाँ पर ही एंड हो जाती है और अब हम कुछ रियल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। लीजा बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उसकी जिंदगी शुरू से ही डिफिकल्ट रही। उसके पिता के बारे में नहीं पता, मगर उसकी माँ एक अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट थी। वो जब सिर्फ 14 साल की थी तब वो अपने नानी के साथ रहने लगी और तब से ही उसके ऊपर रेगुलरली सेक्सुअली और इमोशनली अब्यूज किया जाता था। लगातार 3 साल तक ये सब चला और इनिशियली उसे लगा था वो जरूर एक ना एक दिन इस नरक से बाहर निकल पाएगी, लेकिन जब वो 17 साल की हो गई और उसकी जिंदगी वैसे की वैसे ही रह गई, वो धीरे धीरे होपलेस होने लगी थी। वो और सहन नहीं कर पा रही थी और फाइनली एक दिन वो सुसाइड करने की डिसाइड करती है। वो एक सुसाइड नोट भी लिखती है और उसका प्लान था काम से लौटने के बाद वो अटेम्प्ट लेगी। 3 नवंबर 1984, जस्ट लाइक एनी अदर डे, वो सुबह काम पर निकल जाती है। उसी दिन उसका डबल शिफ्ट था, तो रात 2 बजे काम खत्म होने के बाद वो अपने बॉस को फाइनल गुड बाय कहती है, उन्हें थैंक्स कहती है और घर लौटने लगती है। इस जीवन को खत्म करने के लिए वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड थी। लेकिन इसी रात कुछ ऐसा होता है जिससे उसे अपने जीवन के प्रति खोया हुआ प्यार उसे वापस मिल जाता है। उस रात उसे देन फेमस सीरियल किलर बॉबी जो लॉन्ग अपना अगला टारगेट बनाता है। उससे बात करके लीजा समझ चुकी थी उसे ब्रेन डिसऑर्डर है और इसी चीज का फायदा लेकर लीजा उसे मैनिपुलेट करती है। वो समझ चुकी थी रिसेंट किसी ब्रेकअप के वजह से बॉबी लड़कियों के प्रति इतना बीटर है। लीजा उसी बात को अपना स्ट्रेंथ बना लेती है और बहुत ही प्यार से बिल्कुल एक बच्चे की तरह उसे ट्रीट करने लगती है। उसे यकीन दिलाता है वो उसके साथ खुश है और वो उसको समझती है। वो जानती है बॉबी एक अच्छा इंसान है, सिर्फ लोग उसे गलत समझते हैं और उसका यही प्लान काम करने लगता है। बॉबी उस पर ट्रस्ट करने लगता है और लीजा उसके सामने बार बार अपने बीमार पिता के बारे में कहकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। अल्टीमेटली 26 घंटे के बाद कंटिन्यूअसली रिपीटेडली उसे रेप करने के बाद बॉबी उसे छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। इससे पहले कोई भी लड़की उससे इतने अच्छे से बिहेव ही नहीं की थी और लीजा की बिहेवियर ही उसकी प्लस पॉइंट थी। बॉबी उसे क्लियरली बता दिया था, चिल्लाओगी तो मुझे तुम्हें मजबूरन मारना पड़ेगा, और इसी बात को लीजा रिलीजियसली मान रही थी। वो बिल्कुल भी फाइट नहीं की, बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई, वो चुपचाप अपना काम कर रही थी और इसी कारण की वजह से शायद बॉबी चाहकर भी उसे नहीं मार पाया। वो उसे एक जंगल के आसपास ले जाकर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही लीजा भागने लगी उसे अपने गलती का एहसास हुआ और वो फिर से उसे ढूंढने लगा। बट फॉर्चुनेटली लीजा तब तक कहीं छुप गई थी जिससे वो उसे ढूंढ नहीं पाया और पुलिस भी वहां पर पेट्रोलिंग कर रही थी, तो वो ज्यादा देर तक वहां पर वेट भी नहीं कर पाया। फिल्म में जैसा दिखाया गया है, लीजा की बातों पर पहले कोई भी बिलीव नहीं किया, लेकिन बाद में वही इस सीरियल किलर को ढूंढने में पुलिस की मदद की। उसके लीड्स को फॉलो करते हुए ही पुलिस उस किलर तक पहुंच पाए जो पिछले कई दिनों से इम्पॉसिबल लग रहा था। बॉबी जब लीजा को छोड़ने गया था तो वो एक एटीएम में रुका था जो एक मॉडल के पास है, और इसके अलावा भी लीजा आंखों से पट्टी हटाने के बाद बस कुछ सेकंड के लिए बॉबी का फेस और वो गाड़ी देख पाई थी। यही सब डिटेल्स वो पुलिस को दी थी। पुलिस तब उस एटीएम कैमरा में सर्च करती है और उन्हें उस रात 3 से 4 बजे के अंदर एक ही आदमी दिखाई देता है और वो है बॉबी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है बॉबी का बचपन भी कुछ ठीक नहीं था। उसका मल्टीपल हेड इंजरीज था जिसकी वजह से वो बचपन से ही थोड़ा सा वायलेंट और अग्रेसिव था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे बिट्रे की। ये सब को वो टॉलरेट नहीं कर पाया और धीरे धीरे वो लड़कियों के प्रति उसका मेंटलिटी बिटर होने लगा। हालत कुछ ऐसी थी, वो लड़कियों से इन जनरल रिवेंज लेना चाहता था, इसीलिए जो भी लड़की उसे अकेली मिल जाती थी वो उसका रेप करता था। 1994 से 2019 मतलब लास्ट ईयर तक उसके अगेंस्ट केस चला और लास्ट ईयर 23 मई उसे डेथ सेंटेंस मिला। लीजा अभी खुद एक पुलिस ऑफिसर है और उसने ये प्रॉमिस की है वो और किसी भी लड़की के साथ ये सब होने नहीं देगी। शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमन। इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी वो सिर्फ खुद को ही नहीं संभाली बल्कि वो दूसरों को हेल्प करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। वी शुड बी प्राउड ऑफ हर। दोस्तों, मैं ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।